अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 14 और इस लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि लेक्चर नंबर 14 से लेकर 18 तक इस सिंगल वीडियो में कवर कर दूँ। बेसिकली मैं ऑलरेडी 16 तक लेक्चर्स बना चुका था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स जो मैंने लेक्चर्स बना लिए थे वो मुझसे डिलीट हो गए। तो अब ये मैं दूसरी दफ़ा लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट लेंगे। पॉइंटर की डेफिनेशन आती है कि पॉइंटर आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। कि पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इटसेल्फ एक वेरिएबल है इन विच मेमोरी एड्रेस इज स्टोर। और इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने अंदर मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस नॉट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वो कह रहा है कि पॉइंटर अपने अंदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ना कि उसकी वैल्यू स्टोर करता है। अब एड्रेस और वैल्यू कैसे स्टोर करता है, कैसे नहीं करता, आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि पॉइंटर बनाते कैसे हैं। पॉइंटर बनाने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, देन एक कीवर्ड लिखते हैं या आप सिंबल कह लें जो कि है स्टैटिक की। स्टैटिक कीवर्ड हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, देन 8 को दबा देंगे, तो जो हमारा स्टैटिक है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंटर किस तरह बनाएंगे और मतलब एड्रेस किस तरह देंगे वेरिएबल का। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डाटा टाइप का। एन वेरिएबल बना लिया मैंने और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 5। अब पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एड्रेस ऑपरेटर के बारे में बता देता हूँ। एड्रेस ऑपरेटर होता है, इसको एम्परसेंड भी कहते हैं, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मतलब इसका काम क्या है। एड्रेस ऑपरेटर बेसिकली यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सी आउट लिख कर, तो यहाँ पर मैंने n लिख दिया। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया, एक वेरिएबल n बनाया, उसको वैल्यू 5 दी और उसी 5 को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अभी 5 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है 5 वो प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, हमारे पास प्रिंट हो चुका है यहाँ पर 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आप लोगों को एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ सिखाऊंगा। अगर मैं इस n से पहले एम्परसेंड लिख दूँ, अब एम्परसेंड किस तरह लिखेंगे, शिफ्ट को दबा कर रखेंगे, देन 7 को प्रेस कर देंगे, तो ये जो आया सिंबल इसको कहते हैं एंड कह लो इसको या एड्रेस ऑपरेटर कह लो। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा, हमने n वेरिएबल के से पहले ये लगा दिया एड्रेस ऑपरेटर, तो अब हमें 5 नहीं मिलेगा, बल्कि जो एड्रेस 5 वेरिएबल इंटीजर ले रहा है मेमोरी के अंदर वो एड्रेस हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसको मैं दोबारा कंपाइल और रन करूँ तो आप लोग देखेंगे कि अभी हमारे पास देखो क्या प्रिंट हुआ, 0x6DFE8C। जो भी एड्रेस बन रहा था हमारी मेमोरी में वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब देखो एड्रेस ऑपरेटर का तो आपको काम पता चल गया ना कि क्या होता है, कि ये बेसिकली यूज़ होता है एड्रेस लेने के लिए किसी भी वेरिएबल का। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेसिकली पॉइंटर किस तरह बना सकते हैं। देखो पॉइंटर बनाने के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पर सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे। अब डाटा टाइप पॉइंटर की वही रहेगी जो कि हमारे वेरिएबल की थी, इंट वेरिएबल था तो इंट ही डाटा टाइप पॉइंटर की रहेगी। पॉइंटर बनाने के लिए अब सेकंड चीज़ क्या लिखी है, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करो, हम लोग स्टैटिक लगा लेंगे। देन पॉइंटर का एक नाम रखेंगे। पॉइंटर का नाम वो नाम नहीं रखेंगे हम जो कि ऑलरेडी वेरिएबल लगा होगा। पॉइंटर का नाम हम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं PTR रख लेता हूँ, PTR मैंने रखा है, आप कोई भी रख लो। ठीक है, आप M रख लो, मतलब कोई भी नाम रख लो आप लोग। और उसको देखो अब हमने एक पॉइंटर बना लिया। ठीक है, अब बात क्या थी कि पॉइंटर क्या मांगता है, पॉइंटर कहता है कि मुझे आप लोग ना तो वेरिएबल असाइन करो ना वेरिएबल की वैल्यू दो। ठीक है, मुझे क्या दो, पॉइंटर कहता है कि मुझे एक्चुअली वेरिएबल का एड्रेस पास करो। तो ये वेरिएबल n था, इसका एड्रेस हमने पास कर दिया किसको, पॉइंटर को। अब इस वेरिएबल का एड्रेस हमारे पास इस पॉइंटर के अंदर स्टोर है। ओके, अब देखो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही हमने एक पॉइंटर बनाया हमारी मेमोरी के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बन गया। जैसे ही हमने एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर का नाम क्या था हमारा, n था, तो यहाँ पर जो था हमारा n वेरिएबल। ठीक है, और पॉइंटर की वैल्यू क्या थी, जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू हमारी थी यहाँ पर 5 थी। ठीक है, तो मेमोरी में क्या हुआ, यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो गया और यहाँ पर जो भी था पॉइंटर का एड्रेस 0x6D मतलब जो भी था। ठीक है, जो भी एड्रेस था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। कुछ इस तरह से मेमोरी में जगह घेर ली किसने, पॉइंटर ने। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम बेसिकली यूज़ क्या किस तरह करेंगे एड्रेस ऑपरेटर के साथ पॉइंटर का। देखो अब दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले सी आउट लिख लेता हूँ। अब देखो अगर तो मैं लेना चाह रहा हूँ वैल्यू का एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले मैं अगेन आपको सिर्फ 5 प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मैंने n लिखा, ठीक है,
एन को कॉल किया, वेरिएबल को देखो 5 प्रिंट हो गया। ओके, एक चीज़ क्लियर होगी हमारी कि हम लोग अगर वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट होगी। ओके, यहाँ पर मैं एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ। अब देखो नेक्स्ट मैं सी आउट करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ ना खाली पॉइंटर का नाम, खाली PTR मैंने लिखा जो कि पॉइंटर का नाम था, और इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। अगर प्रिंट कर दूँ आउटपुट में अगर देखूँ तो यहाँ पर अभी मेरे पास शो होगा एड्रेस। देखो फर्स्ट सी आउट में क्या शो हुआ, हमें एन वेरिएबल को कॉल किया था तो 5 डिस्प्ले हो गया। अब सेकंड में मैंने गौर करनी है बात, सेकंड में मैंने सिर्फ पॉइंटर का नाम लिखा है, तो पॉइंटर को क्या चीज़ असाइन की गई थी, वेरिएबल का एड्रेस, तो उसने मुझे क्या डिस्प्ले कर दिया, एड्रेस डिस्प्ले कर दिया। ओके, अब हम लोग अगर पॉइंटर के थ्रू ही एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहें 5, तो वो हम किस तरह लेंगे। देखो पहले तो हमने खाली एन को लिख दिया था, ठीक है, तो हमारे पास 5 डिस्प्ले हो गया था, लेकिन वो हमने वैल्यू प्रिंट की एन की यूजिंग वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल की ही एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे यूजिंग पॉइंटर। तो वो किस तरह करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पर सी आउट लिख दूंगा, और देन अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैंने पहले क्या किया था, खाली PTR लिखा था पॉइंटर का नाम, तो मेरे पास क्या हो गया था, वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले हो गया था। अब मैं क्या करूँगा कि PTR से पहले स्टार लगा दूंगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, कन्फ्यूज नहीं होना, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो PTR के साथ या पहले हम लोग स्टार लगाते ना, अगर उसका मतलब हो रहा है कि ये इस टाइम उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ पॉइंटिंग टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो इस PTR को एग्जैक्ट किस वेरिएबल का एड्रेस दिया था, इस n का दिया था। ओके, तो अब ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ। वेरिएबल n था, वैल्यू क्या थी 5, तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा 5। आपने एक बात याद रखनी है, अगर हम खाली पॉइंटर का नाम लिख देंगे तो पॉइंटर को जो भी वेरिएबल की वैल्यू दी होगी उसका एड्रेस डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर हम स्टार के साथ पॉइंटर का नाम लिख कर तो देन उसको डिस्प्ले करेंगे तो पॉइंटर को एक्चुअली जिस वेरिएबल का एड्रेस असाइन होगा उस वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आपको मैं यहाँ पर दोबारा कंपाइल और करके दिखा देता हूँ। देखो सेम चीज़ होगी डिस्प्ले। देखो पहले नंबर पे हमने वेरिएबल n की वैल्यू ली थी, वो तो हमें पता है 5 ही मिलनी थी। देन क्या किया हमने, खाली वेरिएबल का नाम लिखा, पॉइंटर का नाम लिखा खाली, तो क्या हुआ, पॉइंटर को जिस वेरिएबल का एड्रेस असाइन था उसका एड्रेस हमें मिल गया। देन हमने क्या किया, पॉइंटर के नाम के साथ स्टार लगा के जब आउटपुट में लिया तो हमारे पास 5 डिस्प्ले हुआ। क्यों डिस्प्ले हुआ 5, क्योंकि स्टार लगा देंगे तो वो पॉइंट करेगा उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ। ओके, आई थिंक आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि अगर हम लोग खाली पॉइंटर का नाम लिखें तो क्या होगा, और अगर पॉइंटर का नाम लिख देंगे और साथ स्टैटिक भी लगा देंगे देन क्या होगा। ओके, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंटर के जो कि आपने जहन में रखने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ रहा है कि हम लोग एक्चुअली किस तरह से वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। स्वैप, ठीक है, स्वैप का क्या मतलब है, देखो स्वैप करने के लिए क्या किया, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले उन्होंने एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर किया, देन पहले वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के इक्वल किया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को अगेन टेम्प के इक्वल कर दिया। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आई होगी। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सब समझा दूंगा मैं। सबसे पहले तो हम लोग 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, ठीक है। एक मैं x बना लेता हूँ और उसके अंदर एक वैल्यू रख देता हूँ मैं 5, ठीक है, और एक बना लेता हूँ मैं y और उसके अंदर वैल्यू में रख देता हूँ 6, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं किया, ये सिंपल सारा मामला है। अगर मैं इसको आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँ ना, x को और y को, यहाँ पर एंड ऑफ लाइन और देन सी आउट कर देता हूँ मैं y को। अभी आपको पता होगा कि पहले क्या हो जाएगा, प्रिंट 5 और देन 6 हो जाएगा। देखो उसी तरह प्रिंट हो गया हमारे पास, ठीक है। 5 था पहले क्योंकि x की वैल्यू 5 थी और y की 6, सेम चीज़ प्रिंट होगी। ओके, अब देखो व्हाट इज़ स्वैपिंग, पहले स्वैपिंग समझ लो। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्वैप करेंगे x और y की वैल्यूज़ को, यानी कि x की वैल्यू दे देंगे 6, यानी कि y की वैल्यू उठा के x को दे दी और x की वैल्यू उठा के y को दे दी। इस तरह हम लोग करेंगे स्वैपिंग। लेकिन स्वैपिंग एक्चुअली कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक टेम्प वेरिएबल बनाना होगा और टेम्प वेरिएबल की डाटा टाइप भी वही रहेगी जो कि हमारे वेरिएबल्स की होगी। तो दोनों वेरिएबल की डाटा टाइप इंट थी तो हमने इंट डाटा टाइप रखी और एक वेरिएबल बना लिया टेम्प नाम का,
ठीक है। टेम्प फॉर टेम्परेरी यानी कि आरजी रहेगा, इसका कोई काम नहीं होगा, ये सिर्फ हमें हेल्प करेगा टू स्वैप दी वैल्यूज़। अब देखो 3 स्टेप्स हम लोग करेंगे इसमें, कौन कौन से वो आपको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा और यानी कि कोडिंग के ज़रिए भी करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 मेमोरी ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक है। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई, ठीक है, और एक का नाम क्या है टेम्प। यहाँ पर मैं वैल्यूज़ ही लिख लेता हूँ, एक्स की जगह और वाई की जगह। ओके, देखो एक्स की वैल्यू 5 थी, वाई की वैल्यू 6 थी अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसी के मुताबिक आपको मैं सारा समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है ना एक्स की, वो उठा के हम लोग दे देंगे किसको, वो उठा के हम लोग दे देंगे टेम्प वेरिएबल को, ठीक है। टेम्प वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। तो अभी क्या हुआ, अभी 5 यहाँ से हट चुका है, 5 कहाँ आ गया इस टाइम, इसमें 5 हमारा टेम्प वेरिएबल के अंदर है इस टाइम, टेम्प वेरिएबल के अंदर। ओके, एक्स को हमने इक्वल कर दिया टेम्प के, एक्स की वैल्यू सारी दे दी उठा के टेम्प वेरिएबल को। तो यही काम इधर करेंगे हम लोग। स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा कि टेम्प को इक्वल कर दो किसके, एक्स के, ठीक है। एक बात क्लियर होगी। देन देखो, देन हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू यानी कि वाई की जो भी वैल्यू होगी वो हमने डिलीवर कर देनी है एक्स को, क्योंकि एक्स अभी खाली है, एक्स के अंदर जो भी था वो टेम्प में इस टाइम स्टोर है। एक्स खाली है तो वाई की वैल्यू किसको दे दी हमने, वाई की वैल्यू हमने दे दी एक्स को। तो इस टाइम एक्स के अंदर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है, ठीक है। और जो था हमारे पास वाई अब एम्प्टी हो चुका है इस टाइम। एक्स की वैल्यू हमने दे दी, सॉरी वाई की वैल्यू हमने किसको दे दी इस टाइम, एक्स को। तो यहाँ पर मैं इक्वल कर दूंगा एक्स इक्वल टू वाई। ओके, दूसरा स्टेप हो गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू उठा के टेम्प वेरिएबल को दी, ठीक है। एक्स के अंदर 5 था, वो स्टोर हो गया टेम्प के अंदर। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, वाई की वैल्यू उठा के एक्स वेरिएबल को दे दी, तो वाई इस टाइम एम्प्टी हो। अब हम लोग टेम्प की वैल्यू उठाकर वाई वेरिएबल को दे देंगे। टेम्प के अंदर इस टाइम था 5, तो 5 आ जाएगा वाई के पास, ठीक है। और टेम्प इस टाइम हो चुका है खाली। तो इस तरह से जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ थी वो आपस में स्वैप हो चुकी। देखो अब एक्स की वैल्यू भी क्या आ गई, 6 आ गई। चूँकि एक्स की वैल्यू पहले क्या थी, देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू पहले 5 थी लेकिन अब क्या है 6 है, ठीक है। और वाई की वैल्यू पहले 6 थी, देखो वाई इक्वल टू 6 लेकिन अब क्या है, अब तो 5 है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या होगी, स्वैप होगी, ठीक है। इस तरह स्वैप करेंगे। अभी थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था कि वाई की टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी उसको हमने वाई वेरिएबल में दे दिया था। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा कि वाई इक्वल टू टेम्प कर दूँगा। ओके, ये 3 मेथड से। सबसे पहले जो भी एक्स की वैल्यू है वो उठा के दे दो टेम्प वेरिएबल को, देन वाई की वैल्यू दे दो एक्स वेरिएबल को, देन टेम्प में जो भी स्टोर है उसको वाई वेरिएबल को दे दो। ये 3 स्टेप्स हैं, सिर्फ ये बेसिक 3 स्टेप है। आपको मैंने ग्राफ के ज़रिए भी समझा दिया, डायग्राम के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग, स्वैप होने से पहले एक तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएं और एक हमें मिल जाएं स्वैप होने के बाद। स्वैप होने से पहले हमने लेनी है अगर वैल्यूज़, तो इस मेथड से पहले हम लोग ये चीज़ प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट कर दिया मतलब पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बिफोर की जगह आफ्टर लिख लेता हूँ। अब हमें क्या डिस्प्ले होगा, स्वैप करने से जो पहले वैल्यूज़ थी एग्जैक्ट वैल्यूज़ वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी, और स्वैप करने के बाद जो वैल्यूज़ होंगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। आपको मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर एक और आना था लेस देन, इसलिए एरर आया हमें। और एरर्स जो है ना बेसिकली सब के सब एरर्स हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम से। आपने देखा होगा आप जब भी प्रोग्राम लिखने बैठते हो आपको कोई ना कोई एरर लाजमी देखने को मिलता है। तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप हर एरर को हर पॉसिबल वे से किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी एक और एरर है यहाँ पर, क्यों है, क्योंकि हमने एंड ऑफ लाइन कंप्लीट नहीं लिखा, हमने खाली एंड लिख दिया, साथ एल लिखा ही नहीं है। तो एंड एल कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, और लाजमी यहाँ पर भी रहता होगा, ये देखो क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था तो एंड एल। अब ये हमारा एरर नहीं आएगा। तो लास्ट में वीडियो के मैं आपको ये सारा मेथड बताऊंगा कि एरर्स को हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं और उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी हमारे पास आउटपुट आ चुका है। देखो बिफोर स्वैपिंग यानी कि स्वैप करने से पहले हमारे पास क्या थी, एग्जैक्ट वैल्यूज़ एक्स की 5 थी, वाई की 6 थी, वही डिस्प्ले होगी, एक्स की 5 वाई की 6। आफ्टर स्वैपिंग, स्वैप होने के बाद देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। क्या होगी, वैल्यूज़ आपस में स्वैप होगी, एक्सचेंज होगी। अच्छा, अब ये तो मेथड था
नॉर्मल स्वैपिंग का। नॉर्मल स्वैपिंग से मेरा क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर पॉइंटर्स का यूज़ नहीं किया। अभी हम लोग देखेंगे कि यूजिंग पॉइंटर्स हम लोग किस तरह से वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं। तो पॉइंटर्स के ज़रिए, क्योंकि अभी हमने पॉइंटर का स्टेप अभी ताज़ा पढ़ा है, तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, लेकिन शायद आपको कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आ सके। ओके, इस लाइन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम रखेंगे हम लोग ताकि आपको समझ आ सके। बेसिक मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है। जब आप वीडियो को देखकर समझकर खुद प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो देखो, पॉइंटर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो 2 वेरिएबल्स है ना, तो दोनों वेरिएबल्स का अलग-अलग हम लोग एक पॉइंटर बना लेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। देखो यहाँ पर पहले वेरिएबल के लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया। आपको पता है ना पॉइंटर किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले डाटा टाइप लिखेंगे जो भी वेरिएबल की होगी, देन हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार लगाएंगे, ठीक है। देन पॉइंटर का नाम लिखेंगे। पॉइंटर का नाम कोई भी लिख सकते हैं। पहले प्रोग्राम में हमने PTR लिखा, यहाँ पर मैं P1 रख लेता हूँ। P1 का मतलब है कि ये पहले वेरिएबल x का पॉइंटर है। ओके, अब पॉइंटर के अंदर हमने क्या देना होता है, वेरिएबल का एड्रेस देना होता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंटर मैंने किस वेरिएबल के लिए बनाया, x के लिए, तो यहाँ पर मैं एड्रेस दे दूँगा इसको x का एड्रेस, और ये यहाँ पर एक बात क्लियर होगी। देन हम लोग इसी तरह पॉइंटर बनाएंगे y वेरिएबल के लिए। यहाँ पर मैं डाटा टाइप लिखूँगा इंट, और स्टार लगाया मैंने पॉइंटर बनाने के लिए, और पॉइंटर का नाम मैं P2 रख देता हूँ। P1 मेरा पॉइंटर है x के लिए और P2 पॉइंटर है y के लिए। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और इसको मैं एड्रेस किसका दूँगा, y का दूँगा। क्यों y का दूँगा, क्योंकि ये मैंने पॉइंटर बनाया y वेरिएबल के लिए। ओके, अभी हमने क्या कर लिया, x वेरिएबल और y वेरिएबल का एक पॉइंटर बना लिया। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमने सी आउट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू लेनी हो अपने वेरिएबल की, तो हम पॉइंटर का जो भी नाम हो उसके स्टार्ट में क्या लगाते होते हैं, स्टार लगाते होते हैं। स्टार लगाकर पॉइंटर का नाम लिख दो। उसका बेसिकली क्या मतलब होता है कि हम लोग उस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहे, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक्चुअली क्या चेंज करनी है, यहाँ पर वैल्यूज़ ही चेंज करनी है ना। तो इसलिए देखो, स्टार पॉइंटर, यानी कि अगर स्टार P1 को मैं प्रिंट कर दूँ, सी आउट लिख कर स्टार P1 लिख दूँ, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, 5 डिस्प्ले होगा। यानी कि 5 इस टाइम स्टार P1 के अंदर शो रहा है। इसी तरह 6 कहाँ पर है, स्टार P2 के अंदर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब टेम्प वेरिएबल में हमने सबसे पहले क्या किया था, x, यानी कि x की वैल्यू टेम्प को दी थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे पास पहले पॉइंटर के अंदर वैल्यू है उसको मैं दे दूंगा टेम्प को। देन मैं क्या करूँगा, जो दूसरे पॉइंटर में वैल्यू है मेरी, ठीक है, उसको मैं दे दूंगा पॉइंटर 1 को दे दूंगा मैं। वही सेम स्टेप है, सिर्फ पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं कर रहे। और देन y था, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉइंटर 2 का यूज़ करूँगा। ओके, तो अब क्या हो चुका है हमारे पास, अब हमने यूजिंग पॉइंटर वैल्यूज़ को क्या कर लिया है, आपस में स्वैप कर दिया है। अगर आपको मैं यहाँ पर रन करके दिखाऊँ इसको, तो आप लोग देखोगे कि x की वैल्यू अब हमें क्या मिल रही है, x की वैल्यू हमें मिल रही है 6, ठीक है, और y की भी 5 मिल रही है। यानी कि दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, आपस में चेंज हो गई है। अभी देखो, हमने सी आउट में क्या लिखा था, वेरिएबल का डायरेक्ट नेम लिखा था, इस वजह से हमें क्या मिल गई, दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया उसने। लेकिन अगर यहाँ पर मैं पॉइंटर का नाम लिख दूँ, आप कहोगे कि हमने तो वैल्यूज़ को यहाँ पर यूज़ किया ही नहीं, हमने तो पॉइंटर का नाम लिखा था। यहाँ पर पॉइंटर का नाम P1 और P2 हम चेंजिंग तो इनमें कर रहे थे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम स्टार P1 के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, 5, और स्टार P2 के अंदर क्या चीज़ स्टोर है, 6। तो हम लोग बेसिकली इन दोनों पॉइंटर्स के ज़रिए इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ही स्वैप कर रहे थे। तो अगर यहाँ पर मैं x की जगह x का पॉइंटर लिखते हैं, x का पॉइंटर कौन सा था, स्टार P1। अब मुझे क्या लेनी है, वैल्यू लेनी है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में स्टार भी लिखाऊंगा, स्टार P1, और y की जगह स्टार P2 लिख दूंगा मैं। ओके, अब क्या हो गया, अब हमने सी आउट में अपने पॉइंटर का नाम लिख दिया। अब अगर इसको मैं दोबारा से प्रिंट करूँ तो सेम रिज़ल्ट हमें मिलेगा, x की वैल्यू चेंज होकर 6 और y की वैल्यू चेंज होकर 5। देखो यहाँ पर वही सेम रिज़ल्ट मिला है। ये जो स्वैपिंग वाले प्रोग्राम है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि लेक्चर में आ रहा था, समझाना मेरा बनता था, ठीक है। धोखा नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, जो चीज़ करवाने वाली है वो चीज़ आप लोगों की कवर करवाऊँगा मैं। और वीडियो के एंड तक रहना। एरर्स आप किस तरह अपने प्रोग्राम से रिमूव कर सकते हो वो आपको बताऊँगा। आप लोगों की असाइनमेंट आई थी, आप लोगों के SMS आ रहे थे मुझे कि हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमने
सारा ठीक लिखा लेकिन एरर आ रहा है। देखो आपने सारा ठीक लिखा हो और कंपाइलर एरर दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। एरर तब भी मिलेगा जब उसके अंदर कोई एरर एक्चुअली एग्जिस्ट करता होगा। तो उन एरर्स को हम लोग किस तरह फाइंड और रिमूव कर सकते हैं वो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि बहुत से लेक्चर्स मैं कवर करूँगा, तो आप लोगों ने इसके साथ बने रहना है वीडियो के साथ। ओके, तो यहाँ पे था हमारा लेक्चर नंबर 14 कवर होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली इतना ही करने वाला था, ज़्यादा इसमें कुछ करने वाला नहीं। अब हम लोग आते हैं लेक्चर 15 की तरफ। लेक्चर 15 सबसे पहले देखो मैंने एक चीज़ टॉप पे लिख रखी है। ये बेसिकली हैंडआउट्स मैंने खुद एडिट किए हैं बाद में, मतलब इनमें मैंने इतना मटेरियल ऐड कर दिया ना कि अगर आप खाली हैंडआउट से ही इनकी तैयारी कर लो और प्रैक्टिस कर लो प्रोग्राम की, तो पेपर कहीं नहीं जाता आप लोगों का। बहुत इनमें मैंने डिटेल ऐड किया। अब हमने लिखा कि टू गेट द साइज़ ऑफ एनी डाटा टाइप, ठीक है। याद रहे डाटा टाइप की बात हो रही है, डाटा टाइप का साइज़ लेने की, ना कि वेरिएबल की। हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? साइज़ ऑफ का यूज़ करते हैं। अब साइज़ ऑफ का किस तरह हम लोग करते हैं? देखो वैसे ये चीज़ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वैसे हमें पता होता है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो इंट डाटा टाइप होती है ना, इंटीजर, वो अपने अंदर 4 बाइट्स को स्टोर करती है, ठीक है। 4 बाइट्स को वो अपने अंदर स्टोर करती है। अब देखो ओके, अब सपोज़ करो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया कि जो इंट वेरिएबल होता है वो अपने अंदर, सॉरी इंट डाटा टाइप जो होती है वो अपने अंदर 4 बाइट्स को स्टोर करती है। तो चेक करने के लिए सी आउट लिखूँगा मैं, ठीक है। साइज़ ऑफ का यूज़ करूँगा, साइज़ ऑफ लिखा और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस वेरिएबल का सॉरी डाटा टाइप का नाम लिखूँगा। डाटा टाइप कौन सी थी? इंट थी, ठीक है। इंट डाटा टाइप थी। इसको मैं यहाँ पर कंपाइल और रन करता हूँ तो आपको इंट का जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, इंट का साइज़ 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप लोग किसी भी डाटा टाइप का साइज़ जो है मालूम कर सकते हो। अभी मैं फ्लोट का करता हूँ, मुझे पता है फिर भी कि फ़्लोट का 4 होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग चेक करेंगे क्या मैं सही कह रहा हूँ कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, फ़्लोट का भी साइज़ 4 मिलेगा कि फ़्लोट अपने अंदर 4 बाइट्स को स्टोर करता है। इसी तरह हम लोग अगर लॉन्ग का देखें, सॉरी डबल का देखें, लॉन्ग का भी 4 होता है, आप लोग चेक कर लेना। डबल का क्या होता है? 8 होता है एड्रेस। तो यहाँ पर अगर मैं डबल लिख दूँ और इसको अगेन कंपाइल रन करूँ तो देखो ये हमें क्या दे देगा कि डबल डाटा टाइप अपने अंदर 8 बाइट्स को स्टोर करता है। देख लें यहाँ पर 8 हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। ये था साइज़ ऑफ ऑपरेटर का काम कि हम लोग इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम लोग इस में क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो एक प्रोग्राम ये है जो कि इसमें इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ पॉइंटर एंड इट्स इंक्रीमेंटेड एड्रेस। कि ऐसा हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कि जो मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करेगा और उसके अंदर इंक्रीमेंट करके एड्रेस को उसको क्या कर देगा? डिस्प्ले कर देगा। अब इंक्रीमेंट हम लोग किस तरह करते हैं? पॉइंटर्स के साथ भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। विदाउट पॉइंटर भी सिखाऊंगा, पॉइंटर के साथ भी सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़ इसी वीडियो में आपकी मैं क्लियर कर दूँगा सारी। देखो सबसे पहले तो मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल। छोटे छोटे प्रोग्राम आपको करवाऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इंट डाटा टाइप रखी, एन नाम रखा वेरिएबल का, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, वैल्यू दे दी 5 दे दी, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट वेरिएबल को करने के लिए क्या किया जाता है? वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है, और देन हम लोग क्या कर देंगे? साथ प्लस प्लस लिख देंगे। तो ये क्या हो रहा है? ये एन वेरिएबल इस टाइम पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो इंक्रीमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। इन दोनों इंक्रीमेंट्स को फुल डिटेल में मैंने अपने लेक्चर नंबर 7 और 8 की कंबाइन वीडियो के अंदर समझाया। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उनको जाकर इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, अब बेसिकली क्या होगा कि अब एन के अंदर इंक्रीमेंट हो चुका है। इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा कर देना। एन की वैल्यू में इस टाइम 1 का इजाफा हो गया। पहले एन की वैल्यू क्या थी? 5, इस टाइम क्या है? 6। देखो अभी अगर मैं इंक्रीमेंट से पहले इसको प्रिंट करूँ ना, एन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब आउटपुट ले रहा हूँ इसका, इसको मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो देखना अभी क्या आएगा, एन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना 5, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या हो चुका है डिस्प्ले, यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो चुका है हमारे पास। ओके, अब हम इंक्रीमेंट के बाद देखेंगे। अब सेम आउटपुट को यहाँ से मैं कंट्रोल X से कट कर लूँगा और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करके अगेन करूँगा। तो अब क्या हो गया, एन की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब 1 का इजाफा कर देना। एन की वैल्यू 5 थी, 1 का इजाफा हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 आ गया हमारे पास आउटपुट। ये था वेरिएबल्स का, कि वेरिएबल्स के अंदर हम लोग किस तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये नहीं है, हम अब इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे।
मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट देना था अभी इंक्रीमेंट का। अब देखो, अब हम लोग एरेज के अंदर पॉइंटर्स का यूज़ करते हुए किस तरह इंक्रीमेंट कर सकते हैं। देखो, अगर तो आपने अभी तक एरेज वाली वीडियो नहीं देखी मेरी, तो वो पहले जाकर देखो, ठीक है। लेक्चर नंबर 12 और 13 की कंबाइन वीडियो है जो वो एरेज पर बेस्ड है। एरे का टोटल कॉन्सेप्ट आपको मैंने वहाँ पर दिया। सबसे पहले वो वीडियो देखो, एरेज वाली, आपको एरेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। और पॉइंटर्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम एरेज के अंदर पॉइंटर्स बनाएं और उनको इंक्रीमेंट किस तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही वेरिएबल ले लूँगा आप, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ पर एक वेरिएबल इन्होंने मतलब एक एरे बनाया y नाम का, और उसकी जो लेंथ रखी है वो है 10। तो यहाँ पर हम लोग सेम काम करेंगे कि एक मैं एरे बना लूँगा y नाम का और उसको मैं दे दूँगा 10, ठीक है। सेम वैल्यूज़ मैं वही रखूँगा प्रोग्राम वाली, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देन उन्होंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया, पॉइंटर का नाम रखा है YPTR, मतलब इसी एरे का पॉइंटर बना लिया। पॉइंटर का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वही रखूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, ओके। एक वेरिएबल बना लिया हमने, मतलब एक एरे बनाया मैंने, और एक उस एरे का पॉइंटर बना लिया। अब हमने क्या करना होता है, पॉइंटर के अंदर एड्रेस देना होता है किसका, इस एरे का। देखो, जब पॉइंटर हम पहले जब एड्रेस देते थे किसी वेरिएबल का, तो हम लोग क्या करते थे, उस वेरिएबल का नाम लिखकर और स्टार्टिंग में क्या लगाते थे %। लेकिन अब हम लोग वेरिएबल का एड्रेस नहीं दे रहे, हम लोग दे रहे हैं एरे का एड्रेस। तो एरे का एड्रेस जब हमने किसी पॉइंटर को देना होता है तो सिर्फ एरे का नाम लिख देते होते हैं, तो एड्रेस ऑटोमेटिकली चला जाता है, ओके। एक बात ये क्लियर होगी। अब देखो, अभी हमने देखा कि जो इंटीजर डाटा टाइप है वो अपने अंदर कितने बाइट स्टोर करता है, वो अपने अंदर स्टोर करता है 4 बाइट्स, ठीक है, 4 बाइट्स। यहाँ पर मैं एक चीज़ कमेंट कर देता हूँ कि जो इंट है वो इक्वल है 4 के, मतलब इंट अपने अंदर स्टोर करता है 4 बाइट्स को। 4 बाइट्स भी लिख देता हूँ आगे, ठीक है, ये ताकि आपको याद रहे। अब देखो आगे, अब हमने क्या करना है, अब हमने इंक्रीमेंट कर, पहले आपको मैं वैसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ एक चीज़, कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एड्रेस, इंक्रीमेंट से पहले एड्रेस क्या है वो हमें प्रिंट कर दो। अब आपको पता होगा कि एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर का नाम लिख देते होते हैं आगे, YPTR लिख दिया मैंने, कि अब हमारे पास जो एड्रेस है ना इस एरे का, ओके, वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, एड्रेस प्रिंट, देखो अभी इंक्रीमेंट करने से पहले का ये एड्रेस है, ठीक है। देखो, एड्रेस बिफोर इंक्रीमेंट क्या है। अब देखो यहाँ पर, अब इसका लास्ट डिजिट देखो, अभी ये एड्रेस है इंक्रीमेंट होने से पहले, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट देखो अभी क्या है, 4, इसको कहीं नोट कर लेना। अब हमें पता है कि जो इंट डाटा टाइप होती है वो कितने बाइट स्टोर करती है, 4। तो अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम इस एरे को जब हम इस पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर 1 का प्लस नहीं होगा। बेसिकली जो डाटा टाइप होगी ना, वो अपने अंदर जितने बाइट्स स्टोर करती होगी उतने बाइट्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब देखो, इंट डाटा टाइप कितने बाइट्स अपने अंदर स्टोर करती है, 4। तो क्या होगा कि 4 बाइट्स इस एड्रेस के अंदर ऐड हो जाएंगी। जब इसी एड्रेस के अंदर ऐड हो जाएंगे तो जो एंड वाला 4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 8 के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब जो बेसिकली मेरा पॉइंटर था उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इंक्रीमेंट कर दूँगा, ओके। यहाँ पर इसको मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मैंने लिखा पॉइंटर का नाम और देन इंक्रीमेंट कर दिया। देन मैं एक दफ़ा फिर डिस्प्ले करूँगा, इसी को मैंने अगेन कॉपी कर लिया और बिफोर की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, आफ्टर लिख देता हूँ। अब ये लाइन प्रिंट करेगी हमारा एड्रेस इंक्रीमेंट होने से पहले, और ये लाइन हमारा एड्रेस प्रिंट करेगी इंक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है। अब देखिएगा कि जो लास्ट वाला डिजिट 4 था वो कन्वर्ट हो चुका है इस टाइम 8 के अंदर। ये भी एक ही लाइन में आ गया। तो यहाँ पर मैं एक एंड ऑफ लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा क्लियर नज़र आ सके डिफरेंस दोनों के अंदर। एड्रेस बिफोर इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट होने से पहले एड्रेस हमारा क्या था, 0x6DFE64, लास्ट वाला डिजिट क्या 4, और इसमें देखो उसने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट होने के बाद लास्ट वाले डिजिट को 8 कर दिया। कैसे 8 किया, उसने 4 के अंदर 4 प्लस किया। अब वो कौन सा 4 प्लस हुआ, वो 4 प्लस हुआ कि इंट डाटा टाइप थी अपने अंदर स्टोर करती थी 4 बाइट्स, ठीक है। बेसिकली 4 बाइट्स क्या हो गए, एड्रेस के अंदर ऐड हो गए। तो इस तरह हम लोग जब वे एरेज बनाकर एरेज में पॉइंटर बनाते हैं तब उनको इंक्रीमेंट करते हैं, तो इस टाइप से इंक्रीमेंट होती हैं वैल्यूज़, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या करने वाला, बेसिकली आपको मैं वही कुछ करवाऊंगा जो कि करने वाला है। देखो इनके आउटपुट में भी देखो, इनके आउटपुट में जो एड्रेस था उसकी लास्ट वैल्यू 4 थी इंक्रीमेंट होने से पहले। इंक्रीमेंट होने के बाद देखो 0 में जब 4 ऐड हुए तो यहाँ पर क्या आ गया 4। अब यहाँ पर भी इन्होंने 4 ही क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो इन्होंने भी क्या रखी थी यहाँ पर हैंडआउट्स में डाटा टाइप इंट ही रखी थी। डेट्स वाई क्या चीज़
इंक्रीमेंट हुई, जो इन 4 बाइट्स इंक्रीमेंट हुए, क्योंकि इंट डाटा टाइप क्या स्टोर करती है अपने अंदर, 4 बाइट स्टोर करती है। आई होप आपको अब ये भी चीज़ कंफर्म हो चुकी होगी। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम ये करने वाला है, वो कह रहा है कि हम लोग एरेज़ की वैल्यूज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि मतलब ये डिफरेंट 3 तरीके हैं जिन तरीक़ों का यूज़ करके हम एरेज़ में से वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हमें आने चाहिए। अब देखो पहला मेथड क्या है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखो समझ लो कि एक एरे बनाया y नाम का, जिसके अंदर लिमिट रख दी 10। क्या मतलब इसका कि इसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर हो सकती है, और वो 10 वैल्यूज़ ये डिस्प्ले उन्होंने कर दी, स्टोर कर दी इस एरे के अंदर। देन उन्होंने इसी एरे का एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम रखा yptr। ओके, अब उस yptr का एड्रेस दे दिया, मतलब पॉइंटर के अंदर एड्रेस रख दिया इस y एरे का। ये था सिंपल, पहले भी करते हैं यहाँ। ओके, अब हम देखो, अब वो कह रहा है कि सी आउट उन्होंने किया कि एक्सेसिंग 6th एलिमेंट ऑफ एरे। वो कह रहा है हमने छठा एलिमेंट एक्सेस करना है इस एरे में से, छठा एलिमेंट। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, यानी कि पॉइंट एरे का नाम लिखा है और 5 इंडेक्स पास किया। अब देखो, अगर तो अभी तक आपने लेक्चर जो 12 है और 13 वो नहीं देखा तो जाके देख लो, आपको तब तक समझ नहीं आएगा कि एरे के अंदर इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली एरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होता है। मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको वो कवर करवाई है चीज़। अब देखो, इंडेक्स हमें पता है, मैं थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। इंडेक्स हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से 0 1 2 3 इस तरह इंडेक्स के नंबर होते हैं। और जो अगर हम बाय नंबर एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहें तो बाय नंबर हम लोग एक्सेस करते हैं इस तरह, क्या कि 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब हम इंडेक्स का यूज़ करेंगे तो तब हम लोग किस तरह करेंगे, 0 1 2, यानी कि इंडेक्स में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स क्या पास किया गया है, 5। ठीक है, हमें पता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अभी हम देखते हैं कि 5th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आती है। देखो 0 1 2 3 4 5, 5th इंडेक्स पे हमारे पास आई 25। अब देखो क्या चीज़ लिखी थी यहाँ पर, एक्सेसिंग 6 एलिमेंट ऑफ एरे, यानी कि हमने एक्सेस करना था छठा एलिमेंट इस एरे का। अब देखो छठे एलिमेंट पे हम वैसे ही देख लेते हैं काउंट करके कि क्या वाकई ही 25 आता है। हमने 25 निकाला है अभी, तो देखो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो 6 एलिमेंट कौन सा बन रहा है, 25। और फिर 5 इंडेक्स पास किया था, 5वें इंडेक्स के हिसाब से भी कौन सी वैल्यू बन रही है, 25। क्योंकि देखो 5वां इंडेक्स है ना, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। अब इस सी आउट के अंदर क्या चीज़ प्रिंट होगी, एक्चुअली 25 वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। आपसे बेसिकली इसी तरह पूछा जाता है पेपर के अंदर भी, आपको वो कह देगा, मतलब इंडेक्स के एक इंडेक्स आपको दे देगा, एक एरे बना कर दे देगा, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है। आपसे पूछ लेगा कि 6 नंबर एलिमेंट कौन सा है एरे में से। ठीक है, या डायरेक्ट आपको इंडेक्स दे के पूछेगा कि बताओ आउटपुट क्या आएगी। शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है आपको इस तरह। और अब देखो, अब एक तो मेथड ये हो गया एक्सेस करने का। ठीक है, अब दूसरा मेथड कौन सा है कि देखो, एक तो लगाया है स्टार्टिंग में स्टार। अब स्टार का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टार का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू की तरफ। ठीक है, स्टार का यही मतलब होता है ना सी आउट में। मैंने आपको पॉइंटर वाले टॉपिक में अभी यानी कि करवाया है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखो, ये यहाँ पर लिखा है +5 के 5 के अंदर कोई चीज़ प्लस होनी है, तब जाके हम लोग यहाँ इस वैल्यूज़ में से देख सकेंगे कि कौन सी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवानी है। तो ये पॉइंट कर रहा है पहले एलिमेंट को। ठीक है, पहले एलिमेंट को yptr पॉइंट कर रहा है। पहला एलिमेंट यानी कि 1 + 5, कितना आंसर आया है, 6, यानी 6। और स्टार्ट में क्या लगा, स्टार, मतलब छठे एलिमेंट पे देखो कौन सी वैल्यू आ रही है और उसको यहाँ पर क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। अब हम लोग काउंट करेंगे छठे एलिमेंट को। जब काउंट करेंगे हम लोग तो 1 से स्टार्ट करेंगे, जब इंडेक्स के ज़रिए देखेंगे तो तब 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, एक्चुअली 6 आया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि 6 एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। देखो 25 फिर आ गया, 25 ही इसका था आंसर, 25 ही इसका था। ओके, अब देखो एक मेथड ये है, मतलब ये क्या है कि एरे पॉइंटर का नाम लिख दो, देन इंडेक्स पास कर दो अंदर। इंडेक्स क्या है, 5। इंडेक्स को देखो 5 इंडेक्स है, कहाँ से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से। अब देखते हैं छठा एलिमेंट कौन सा बनता है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 5। 5th एलिमेंट 5th इंडेक्स कौन सा आया, 25।
तो इसका भी आंसर आएगा 25, इसका भी आंसर आएगा 25, इसका भी आंसर आएगा 25। तो ये 3 डिफरेंट वेज है जिनके ज़रिए हम लोग एरेज के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको ये मैं यहाँ पर इसका कंपाइल करके दिखाऊँ तो देखो क्या चीज़ आई हमारे पास लास्ट पर, कि इसके ज़रिए भी जब हमने एक्सेस किया 6 एलिमेंट तो हमारे पास 25 आंसर आया। इसके ज़रिए भी जब हमने 6 एलिमेंट एक्सेस किया 25 आंसर आया। जब हमने इसके ज़रिए किया तब भी 25 आंसर आया। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। ये एरे वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे तरीके से समझिए। अब एक प्रोग्राम देख लो, ये लास्ट वाला छोटा सा है बिल्कुल, इधर ही समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर सब्ट्रैक्शन, यानी कि पॉइंटर्स बनाएंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, एक यहाँ पर वेरिएबल एरे बनाया यहाँ पर y नाम का और उसकी लिमिट रख दी 10, ठीक है। और एक पॉइंटर बनाया उसी एरे का और उसका नाम रखा यानी कि yptr1, इसी एरे का एक पॉइंटर है और इसी एरे का एक और पॉइंटर है yptr2। अब उन्होंने क्या किया है, जो पहला पॉइंटर था उसको इंडेक्स दे दिया एरे का 0, ठीक है, 0 इंडेक्स दे दिया, और दूसरा जो पॉइंटर था उसको इंडेक्स दे दिया 3। अब हमने लेना था दोनों पॉइंटर्स का डिफरेंस, यानी कि दूसरे पॉइंटर को माइनस कर देना था पहले पॉइंटर से। तो यहाँ पर माइनस एक्चुअली क्या चीज़ होगी, इनके इंडेक्स माइनस होंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, yptr2 माइनस yptr1 के yptr2 के अंदर जो भी इंडेक्स है उसको माइनस कर दो yptr1 के साथ, तो 3 माइनस 0 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये तो छोटा सा था, आसान सा प्रोग्राम, इसलिए मैंने आपको इधर ही समझा दिया कि हमारा ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और हम लोग कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स अपने क्लियर कर सकें। नेक्स्ट एक और प्रोग्राम आ रहा है कि प्रोग्राम यूजिंग डी रेफरेंस पॉइंटर कंपैरिजन, इसको भी देख लेते हैं। इधर ही समझा देता हूँ आपको मैं। एक वेरिएबल बनाया x नाम का और एक y नाम का बनाया, और एक पॉइंटर बनाया x वेरिएबल का, एक पॉइंटर बनाया y वेरिएबल का। ओके, देन हमने प्रिंट क्या कर दिया कि यानी कि हम यूज़र से एक वैल्यू ले रहे हैं x की और उस वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया इस x वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसी तरह हम लोग y वेरिएबल की वैल्यू लेंगे यूज़र से और उसको स्टोर कर देंगे y के अंदर। अगर वैल्यूज़ किस तरह लेनी है, ठीक है। प्री डिफाइंड प्रोग्राम क्या होता है, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम क्या होता है, आपको मैंने एक एक चीज़ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर करवाई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आपको मेरी बातों की समझ बिल्कुल नहीं आ रही होगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा आपको, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना अच्छी तरह से। देन हमने क्या किया, जो x पॉइंटर था उसके अंदर स्टोर कर दिया x वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है, और y पॉइंटर के अंदर y वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब हमने एक कंडीशन लगा दी। अब देखो इफ़ एल्स यूज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक। देखो इफ़ में हमने क्या लिखा कि अगर तो जो x पॉइंटर के अंदर वैल्यू है, देखो वैल्यू मैंने क्यों कहा यहाँ पर, क्योंकि पॉइंटर के साथ स्टार लगा है। जब स्टार लगा देते हैं उसका क्या मतलब होता है कि ये एड्रेस की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, ये उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है। किस वेरिएबल की, x पॉइंटर है, x पॉइंटर में किस वेरिएबल का एड्रेस है, x का। तो ये बेसिकली xptr x वेरिएबल की वैल्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है। यानी कि वो कह रहा है, अगर मैं आपको इस प्रोग्राम की तरफ से हट के बताऊँ ना, तो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर तो x की वैल्यू बड़ी है y की वैल्यू से, देन डिस्प्ले कर दो कि x y से बड़ा है। नहीं तो इसको इस तरह भी आप लोग पढ़ सकते हो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ ये प्रोग्राम, इंग्लिश को छोड़ो आप। लिख देखो वो क्या कह रहा है कि अगर तो x बड़ा है y से तो प्रिंट कर दो कि x y से बड़ा है, नहीं तो प्रिंट कर दो कि y x से बड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि x को इक्वल किया, मतलब x की यूज़र ने वैल्यू एंटर की 6 और y की 9। अब हमें पता है कि जो 6 है वो 9 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसने कह दिया कि y क्या है, बड़ा है x से। क्या आप सेम प्रोग्राम डेव C++ में टाइप करके तो मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह प्रैक्टिस करने से आएगा, आपको खाली देखने से नहीं आएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आप लोगों ने इतनी चेंज कर लेनी है, जब अगर आप इसी सेम को लिखो तो जो IO स्ट्रीम के बाद .h लिखा है इसको यहाँ से रिमूव कर देना और इसके नेक्स्ट लाइन पे यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ये इस टाइप का फॉर्मेट रख लेना, ठीक है। .h जब हम लगाते हैं ये ओल्ड मेथड था, अगर आप इस सेम मेथड से ट्राई करोगे तो अभी कंपाइलर आपको जो डेव C++ है IDE वो क्या देगा, एरर देगा। तो नेक्स्ट इस लेक्चर के अंदर आई डोंट थिंक करने वाला कुछ है। हाँ, टिप्स आ गई आगे। वो कह रहा है वाइल इंक्रीमेंटिंग दी पॉइंटर्स, कि पॉइंटर्स को जब आप इंक्रीमेंट करने लगो तो क्या यूज़ करो, पेरेंथेसिस का यूज़ करो। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर्स वाइल यूजिंग एरेज। व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड इट चेंजेस द एड्रेस बाय द नंबर ऑफ बाइट्स। देखो सेम बात उसने कर दी। वो कह रहा है कि जब पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया जाता है तो क्या उसके अंदर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है चीज़, इट चेंजेस द एड्रेस ऑफ द नंबर ऑफ बाइट्स, कि वो जो तब्दीली आती है वो उन नंबर ऑफ बाइट्स की वजह से आती है। किस नंबर ऑफ बाइट्स की वजह से, जो कि जितने डाटा टाइप
स्टोर करती होगी बाइट्स, ठीक है। जब हमने इंटीजर वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप का एरे बनाया था तो वो इंट हमें पता था क्या स्टोर करता है अपने अंदर 4 बाइट्स। तो जब हमने एड्रेस को इंक्रीमेंट किया तो क्या चीज़ प्लस हुई थी, 4 प्लस हुआ था। यूज़ कीवर्ड कॉन्स्ट विद पॉइंटर्स टू अवॉइड अनवांटेड चेंजेस। वो कह रहा है कि किसी भी पॉइंटर से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दोगे ना आप। देखो अब ये पॉइंटर था ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्स्ट लिख दिया मैंने। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस पॉइंटर के अंदर हमने जो भी चीज़ स्टोर की है वो इस टाइम कांस्टेंट हो चुकी है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू हम लोग पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। हमने उस वैल्यू को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। मेरा मतलब है कि उस वैल्यू को हमने कह दिया कि अब तुमने चेंज नहीं होना पूरे प्रोग्राम में। यूज़र जो मर्ज़ी कर ले उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेगा जिसके साथ कॉन्स्ट लिखा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द नेम ऑफ एरे इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर, इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। कि जो एरे का नेम है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर है। एरे का नेम फॉर एग्जांपल देखो क्या कह रहे हैं, अगर आपने एक वाई नाम का एरे बना लिया ना तो आप वाई नाम का कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते दोबारा। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना दूँ इंट वाई का और उसको कोई भी वैल्यू दे दूँ। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वाई यानी कि जो एरे की नेम होता है ना, जो एरे का नेम वो कांस्टेंट पॉइंटर होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वही कह रहा है नेम ऑफ एरे इज़ कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी रीअसाइंड। उसको दोबारा असाइन नहीं कर सकते, एक ही दफ़ा असाइन करोगे आप बस। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पॉइंटर टू पॉइंटर के ऊपर, ठीक है। इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने एक चीज़ पढ़नी है कि व्हाट इज़ पॉइंटर टू पॉइंटर। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। आपको मल्टी डायमेंशनल एरे की वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपको लेक्चर नंबर 12 और 13 वाला जो है उसके अंदर मिल जाएगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंटर टू पॉइंटर। हमने बेसिकली पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ पॉइंटर, ये जो हमने प्रोग्राम किया था, ठीक है। आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया था कि बेसिक पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, पॉइंटर एक इटसेल्फ वेरिएबल है। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर स्टोर करता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस। एक बात क्लियर होगी, दोबारा रिवीजन होगी हमारी। देन अब पॉइंटर टू पॉइंटर पे आओ। मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, नॉर्मली पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। वो कह रहा है कि आमतौर पर क्या होता है कि पॉइंटर अपने अंदर किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। बट व्हेन वी डिफाइन पॉइंटर टू पॉइंटर, लेकिन जब हम बात करते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की, द फर्स्ट पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेकंड पॉइंटर, तो क्या होगा कि जो हमने अभी न्यू पॉइंटर बनाया होगा उसके अंदर प्रीवियस वाले पॉइंटर का क्या होगा, एड्रेस होगा। अगर आपको मैं यहाँ पर थोड़ा पेंट पर समझा पाऊँ तो अभी मैं क्या करूँगा कि इसी प्रोग्राम के अंदर चेंजिंग करके आपको समझाऊंगा पॉइंटर टू पॉइंटर क्या था, ठीक है। तो पेंट में पहले आते हैं। सबसे पहले देखो एक हमारे पास वेरिएबल था, ठीक है, ये उसका मेमोरी ब्लॉक हो गया। किस वेरिएबल का, इस एन वेरिएबल का। देन हमने एक पॉइंटर बनाया था, ठीक है। अब पॉइंटर बनाया था तो वो भी मेमोरी घेरेगा ना अंदर हमारे सिस्टम में। ये ब्लॉक हो गया उस पॉइंटर का। अभी बात हो रही है सिंगल पॉइंटर की। अब हम बात करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर की। ये आ गया मेमोरी एड्रेस, यानी कि मेमोरी ब्लॉक आ गया पॉइंटर टू पॉइंटर का। अगर यहाँ पर मैं मेंशन भी यहाँ पर कर देता हूँ, ये हमारा है वेरिएबल n, ठीक है, ये है वेरिएबल n और ये है हमारे पास पॉइंटर का नाम हमने यहाँ पर क्या रखा था, $ptr। ये हमारे पास पहला पॉइंटर है, ठीक है। अब बात आती है पॉइंटर टू पॉइंटर किस तरह बनाए। पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने के लिए हम डबल स्टार लगा देते हैं, यानी कि $ptr, इट मीन्स पॉइंटर टू पॉइंटर। अब देखो यहाँ पर गौर से देखना, हमें पता है पॉइंटर अपने अंदर क्या स्टोर करता है। देखो सबसे पहले क्या होगा कि इस वेरिएबल का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है 1000, इस वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। इसी तरह इस पॉइंटर है जो हमने जो पहला पॉइंटर बनाया, इसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस ले लो आप लोग, इसका एड्रेस है 4000। इसी तरह पॉइंटर टू पॉइंटर का भी अपना कोई एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल इसका 6000 एड्रेस रख लो, ठीक है। अब देखो बेसिकली होगा क्या, हमें क्या पता है कि पॉइंटर अपने अंदर क्या स्टोर करता है, वेरिएबल का एड्रेस। वेरिएबल को n के अंदर इस टाइम कौन सा एड्रेस है, 1000, ठीक है। मतलब ये रखेगा इस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर। तो इसने बेसिकली अपने अंदर क्या स्टोर कर लिया इस टाइम, इस पॉइंटर ने n वेरिएबल का एड्रेस। n वेरिएबल का एड्रेस हमने क्या रखा था, 1000, यहाँ पर आ चुका है इस टाइम 1000, ठीक है। ये था पहले पॉइंटर का काम, सिंगल पॉइंटर का, कि उसने वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर ये स्टोर कर लिया। अब इसका अपना भी कुछ एड्रेस है जो कि क्या है, 4000 है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर इस वेरिएबल का एड्रेस नहीं स्टोर करेगा, ये पहले वाले पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा, इस वाले का। तो देखो इस वाले पॉइंटर का अपना एड्रेस कौन सा था, 4000। तो इस टाइम 4000 कहाँ पे आ चुका है, इस पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह वर्क करता है। जो ये वाला पॉइंटर है
ठीक है। जो ये वाला पॉइंटर है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा, ओके। और जो पॉइंटर टू पॉइंटर है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इस वाले पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ये तो हो गया ग्राफिकली, आपको मैंने समझा दिया। अब आते हैं डेव C++ पे। अब हम लोग देख लेते हैं मतलब कि किस तरह पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करेगा, ठीक है। पॉइंटर किस तरह वर्क करेगा वो भी आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर दूँगा, ठीक हो गया। अब देखो अभी तक हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि अभी तक हमने सिर्फ एक इंट डाटा टाइप का वेरिएबल बनाया n, उसको वैल्यू दे दी 5, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंटर बनाया इंट डाटा टाइप का और पॉइंटर का नाम रखा ptr, ठीक है। और उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर दिया इस वेरिएबल का, ठीक है। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने का भी सेम प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप इंट रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप। पॉइंटर बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, जिस तरह स्टार्टिंग में स्टार लगा देते थे, तो पॉइंटर टू पॉइंटर बनाने के लिए क्या करेंगे, डबल स्टार लगाएंगे, ठीक है। देन उसको एक नाम देंगे कोई भी, एक इसको मैं नाम ले दे देता हूँ PPTR, ठीक है। जो PPTR है वो हमारा बेसिकली मतलब पॉइंट आउट करेगा पॉइंटर टू पॉइंटर को। अब हमने अभी देखा कि पॉइंटर टू पॉइंटर अपने अंदर क्या चीज़ स्टोर करेगा, किस चीज़ का एड्रेस स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा इस पॉइंटर का एड्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एड्रेस दे दूँगा इस पॉइंटर का। इस पॉइंटर का नेम क्या था, PTR, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा PTR। अब क्या हुआ, पॉइंटर टू पॉइंटर के पास आ चुका है एड्रेस इस पॉइंटर का, ठीक है। और इस पॉइंटर के अंदर किस चीज़ का एड्रेस है, इस वेरिएबल का। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब गौर से देखना, यहाँ पर ही आपको सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इस सिंगल प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं सी आउट लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं एक दफ़ा n को खाली प्रिंट कर रहा हूँ, देखना n को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, खाली 5 मिलेगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें खाली 5 मिल चुका है, यहाँ पर ओके 5 मिल गया हमें। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ पॉइंटर का नाम PTR, मैंने लिख दिया इस पॉइंटर का नाम, तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी, क्या मुझे वैल्यू मिलेगी 5 या मुझे एड्रेस मिलेगा, मुझे मिलेगा एड्रेस, ठीक है। खाली पॉइंटर का नाम लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एड्रेस। ये देखो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पर हमें एड्रेस मिल चुका है, ओके। अब देखो अब मैं इसी पॉइंटर के नाम के साथ स्टैरिक लगा देता हूँ, स्टार्ट में स्टार लगा दिया। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब ये पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ जो कि है 5। अब इसको मैं अगर सी आउट करूँ दोबारा तो देखना हमें मिलेगा 5। देखो हमें यहाँ पर 5 मिल चुका। अब देखो अब बात आती है पॉइंटर टू पॉइंटर की, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर की अब बात आ रही है। पॉइंटर टू पॉइंटर का अगर मैं खाली नाम लिख लूँ जो कि था PPTR, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PPTR, नाम मैंने खाली लिखा है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये मुझे एड्रेस देगा। किसका एड्रेस देगा, इसके अंदर किस चीज़ का एड्रेस स्टोर है, इस पॉइंटर का। तो बेसिकली इस पॉइंटर का जो भी एड्रेस होगा वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूँ तो देखो यहाँ पर मुझे एड्रेस था जो डिस्प्ले हो चुका है। अब अगर मैं पॉइंटर टू पॉइंटर के थ्रू सेम अपनी वैल्यू लेना चाह रहा हूँ जो कि थी 5, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले सिंगल स्टार नहीं लगाऊंगा, डबल स्टार ही लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि पॉइंटर टू पॉइंटर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये पॉइंट आउट कर रहा है उस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ। किस वेरिएबल की वैल्यू की तरफ, देखो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये देखेगा कि मेरे अंदर किस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर किस पॉइंटर का एड्रेस स्टोर था, इस पॉइंटर का, ठीक है। ये हमने अभी एड्रेस दिया हुआ। ये वाला पॉइंटर देखेगा कि इसके अंदर किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है, फिर ये उस वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब इसके अंदर किस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर था, n का। अब n में ये देखेगा कौन सी वैल्यू पड़ी है, 5, तो 5 हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। अगर इसको मैं कंपाइल और रन करूँ तो देखो यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले हो चुका है, 5 डिस्प्ले हो चुका है, ओके। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। कि देखो एक मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक जो पॉइंटर होता है सिंगल पॉइंटर, ठीक है, नॉर्मल पॉइंटर, वो अपने अंदर क्या चीज़ स्टोर करेगा, वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करेगा, प्रीवियस पॉइंटर का एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। और अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सी आउट के अंदर पॉइंटर का खाली नाम लिख देंगे, ठीक है, तो हमें क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, हमें डिस्प्ले होगा उस वेरिएबल का एड्रेस, जिस वेरिएबल का भी एड्रेस उस पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड होगा ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम उस पॉइंटर से पहले स्टार लगा देंगे, ठीक है,
स्टार लगा देंगे तो हमें उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं बल्कि उस वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यही था कॉन्सेप्ट जो कि पॉइंटर्स का था। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है। ये सारे लेक्चर में सिर्फ यही बात समझने वाली है एक्चुअली। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे। देखो मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली यूज़ होते हैं जब हमने रोज़ और कॉलम्स को, मेरा कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवाना हो। मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, फॉर्मेट की 1 2 3 इधर आया। ठीक है, इसी तरह 4 5 6 और 7 8 9, मतलब ये थी हमारे पास एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह 1 और 4 7 ये था हमारे पास एक कॉलम, 2 5 8 दूसरा कॉलम, 3 6 9 तीसरा कॉलम। जो मल्टी डायमेंशनल एरे हैं वो बेसिकली यूज होते हैं कि जब हमने रोज़ और कॉलम्स डिस्प्ले करनी हो, मैट्रिक्स को जब हमने डिस्प्ले करना हो। ठीक है, ये हम फाइनल्स में भी जाकर पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे को एक्सप्लेन डिटेल में, लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ कवर करवाई है। मल्टी डायमेंशनल एरे वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12 और 13। ठीक है, 11 12 और 13 जो लेक्चर हैं वो तीनों के तीनों एरेज पर बेस्ड है। एरे का आपको टोटल कॉन्सेप्ट के इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, और मतलब एरेज की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा लेक्चर नंबर 11 के अंदर। और मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे का ही एक सिंगल टॉपिक सारा एक्सप्लेन किया गया लेक्चर नंबर 12 और 13 के अंदर। तो इन तीनों लेक्चर्स को आप देख लोगे, आपको एरेज का टोटल कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 16 में बेसिकली करने वाला और कुछ भी नहीं है, टिप्स जो कि किसी भी लेक्चर की मिस करने वाली नहीं है। ठीक है, टिप्स से आपको एमसीक्यू आएंगे। मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, मैंने बहुत दफ़ा कहा है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कि टिप्स से उसने एमसीक्यू पूछना ही पूछना, टिप्स को आपने अच्छी तरह से करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर 17 आई है, टोटल लेक्चर बेस्ड है थ्योरी के ऊपर, इसमें प्रैक्टिकली करने वाला कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी इसमें क्या आ रही हैं, डेफिनेशंस आ रही हैं। देखो पहली डेफिनेशन है करैक्टर हैंडलिंग फंक्शन। करैक्टर हैंडलिंग फंक्शन होता कौन सा है, इधर मैंने साइड पे लिखा है कि सी टाइप डॉट एच है ना, जो इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज फॉर करैक्टर क्लासिफिकेशन। कि करैक्टर क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी हेडर फाइल यूज़ होगी, सी टाइप डॉट एच। इसको अपने इसी तरह जहन में रख लेना। ये दोनों है ना जो लेक्चर्स, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से कौन सी चीज़ हमने जहन में रखनी है वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। Providing functions to check and transform characters such as checking if a character is digit or converting characters to uppercase। ठीक है, सी टाइप डॉट एच का यूज़ किस लिए होगा, चेक करने के लिए कि जो हमारा करैक्टर है वो एक डिजिट है। ठीक है, या इसका यूज़ होता है कि अगर हमने किसी करैक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करना हो। अपर केस बेसिकली किसे कहते हैं, अपर केस और लोअर केस को अगर हम बात करें ना अपर केस ए की, तो अपर केस ए होगा जो बड़ा ए होगा। ठीक है, अगर इसी को स्मॉल ए लिख दें तो ये लोअर केस होगा। अपर केस टू लोअर केस हम लोग यूजिंग सी लैंग्वेज किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखो आगे कुछ प्रोटोटाइप्स आ रही हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन है। ये इस तरह के आपको टेबल मिलेंगे इस लेक्चर में और नेक्स्ट वाले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको वो एक प्रोटोटाइप दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर पहले ही दे देता है इंट इज़ डिजिट, वो पूछ लेगा कि मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्यों यूज़ होता है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे। अब देखो इंट इज़ डिजिट, इसका बेसिकली काम क्या है, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अगर जो सी है वो डिजिट होगा, इस डिजिट से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो सी इसके अंदर पड़ा है एज अ पैरामीटर वो क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। और ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, कि जब वो डिजिट नहीं होगा। ठीक है, इंट इज़ अल्फ़ा इंट सी, कि सी अगर तो एक क्या होगा, लेटर होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होगा, एक लेटर होगा, तो क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज़ क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। इंट इज़ ऑल नंबर, रिटर्न करेगा ये ट्रू अगर जो सी है वो डिजिट होगा या होगा एक लेटर, अदरवाइज़ क्या कर देगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इंट, अब देखो एक्स डिजिट जहाँ पर आ जाए तो आप लोगों के जहन में एक बात आ जानी चाहिए कि अब बात हो रही है हेक्साडेसिमल डिजिट्स की। ये रिटर्न करेगा ट्रू जब जो सी है वो क्या होगा, एक हेक्साडेसिमल डिजिट होगा, अदरवाइज़ क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। और इज़ लोअर का मतलब है कि अगर वो स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर जो सी है वो एक लोअर केस लेटर होगा। लोअर केस मतलब जिस तरह ए लोअर केस है तो ए ये होगा। ठीक है, बी सी डी इस तरह ये सारे क्या लोअर केस हैं, स्मॉल में लिखे हुए हैं। अब आगे आओ तो इज़ अपर, रिटर्न ट्रू करेगा अगर जो सी है हमारे पास
वो क्या होगा, एक अपर केस लेटर होगा। यहाँ पर सी या कुछ भी हो सकता है, एज अ पैरामीटर तो हम कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं ना। यहाँ पर वो डी दे सकता है, जी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। टू लोअर प्रोटोटाइप अब ये किस लिए यूज़ होती है, इफ़ सी इज़ एन अपर केस लेटर, ठीक है। वो कह रहा है अगर जो सी है वो एक अपर केस लेटर है तो टू लोअर फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न सी करेगा एज लोअर केस। वो जो भी सी के अंदर पैरामीटर पास किया जाएगा उसको एज अ लोअर फंक्शन कर देगा। मतलब अगर हमने एक अपर केस लेटर दिया यहाँ पर, तो अगर हम लोग यूज़ करेंगे इंट टू लोअर का, तो वो हमें क्या चीज़ डिस्प्ले करेगा, वो हमें लोअर केस लेटर डिस्प्ले कर देगा। अदरवाइज टू लोअर रिटर्न्स द आर्गूमेंट अनचेंज्ड। टू इंट टू अपर क्या करेगा, टू अपर का इतना काम है कि अगर हमने कोई एक लोअर केस लेटर दिया तो वो हमें क्या चीज़ डिस्प्ले कर देगा, अपर केस के अंदर डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर एक जो अगर सी है, सी इधर कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक करैक्टर है या लेटर है जो भी हम पास कर लें एज अ पैरामीटर। वो कह रहा है कि अगर जो सी या लोअर केस लेटर है तो टू अपर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सी एज एन अपर केस लेटर। तो वो सी को रिटर्न कर देगा अपर केस लेटर की फॉर्म में। अभी आगे आए तो देखो इसी तरह ये आगे आ रहे हैं। मतलब ये प्रोटोटाइप्स हैं, ये जितनी भी प्रोटोटाइप्स हैं ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है टू लोअर और टू अपर। द फंक्शंस टू लोअर एंड टू अपर आर कन्वर्जन फंक्शंस। ये क्या है, कन्वर्जन फंक्शन है, ये कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखो इनका यूज़ क्या होता है, इंडिविजुअली हम लोग देख लेते हैं कि टू लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स इट्स अपर केस लेटर आर्गूमेंट टू लोअर केस। टू लोअर का काम क्या होता है कि अपर केस लेटर को कन्वर्ट कर देना लोअर केस के अंदर, और टू अपर का काम क्या होता है, दी टू अपर फंक्शन कन्वर्ट्स इट्स लोअर केस आर्गूमेंट टू अपर केस। कि टू अपर क्या करेगा हमारे पास कि लोअर केस लेटर को कन्वर्ट कर देगा अपर केस के अंदर, ओके। आगे सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है इस लेक्चर के करना। स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस आगे आ रहे हैं। देखो stdlib.h है जो, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है, ठीक है। ये हेडर फाइल ही बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस हेडर फाइल का क्या यूज़ है। दी हेडर फाइल stdlib.h इंक्लूड्स फंक्शंस एंड यूज फॉर डिफरेंट कन्वर्जन। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की कन्वर्जन्स के लिए यूज़ होती है। डबल एट ऑफ है जो, ठीक है, अंदर एक मतलब कांस्टेंट कैरेक्टर रखा है उन्होंने और एक पॉइंटर है nptr जिसका नाम है। ये क्या करेगा बेसिकली, ये कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट्स दी स्ट्रिंग nptr टू डबल, ठीक है। स्टार्टिंग में डबल था तो इसने क्या किया, जो हमारे पास स्ट्रिंग थी वैल्यू, स्ट्रिंग पॉइंटर था, उसको ये कन्वर्ट कर देगा डबल के अंदर, ठीक है। इंट एट ओ आई है जो, ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग nptr को इंट के अंदर। लॉन्ग एट ओ एल है जो, ठीक है, ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग nptr को लॉन्ग के अंदर। ये इसी तरह आप लोगों ने सिर्फ जहन में रख लेना है कि किस प्रोटोटाइप का कौन सा यूज़ है, ठीक है, किसकी कौन सी डिस्क्रिप्शन है, किसका यूज़ किस तरह होना है। ये MCQ के लिहाज से सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी तरह एक और आ रहा है फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एच इज़ अ सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल यूज फॉर मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शंस फॉर टास्क लाइक कंपेयरिंग एंड सर्चिंग विद इन स्ट्रिंग। कि स्ट्रिंग डॉट एच का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए, कंपेयर करने के लिए या सर्च करने के लिए। ये सारे प्रोटोटाइप्स जितने भी हैं आप लोगों ने एक नज़र इनको देख लेना, MCQ इसमें से आना ही आना है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं अगर कुछ समझाने वाला है। सर्च फंक्शंस हैं, ठीक है। A search function in C++ is a function that looks for specific element or value। कि सर्च फंक्शन का बेसिकली क्या यूज़ होता है, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रोग्राम के अंदर सर्च करने के लिए, ठीक है। इसके भी आगे कुछ प्रोटोटाइप्स हैं और डिस्क्रिप्शन है, इनको भी आप देख लीजिएगा। जो बेसिक थोड़े इम्पोर्टेंट थे ना वो ये थे, एक ये वाला टेबल इम्पोर्टेंट है और एक जो हमने ये वाला पढ़ा था ctype.h के प्रोटोटाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा MCQ आते हैं। 18 में देखो तो क्या आ रहा है, फाइल्स आ रही। फाइल्स बेसिकली हैं, इसमें भी डेफिनेशन होगी छोटी छोटी। फाइल एक क्या है, फाइल है कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, ठीक है, बिगर कलेक्शन ऑफ वर्ड। कि फाइल एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, ये तो हमें पता है, ठीक है। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स को मतलब एक जगह पे होल्ड करवा देना होता है, उसको एक फ़ाइल का नाम दे दिया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल। अब फाइल दो तरह की होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल और एक होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब देखो व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल और व्हाट इज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी ये जब प्रोग्राम कंपाइल किया, ठीक है, इसको जब मैंने कंपाइल किया तो उसने मुझसे एक लोकेशन पूछी कि आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले कहीं पर सेव कर लो। तो मैंने पता कहाँ पर सेव किया इसको, मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। देखो डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर ये दो फाइल्स कह लो इनको, ठीक है, या फोल्डर कह लो, जो भी कह लो।
ये दोनों यहाँ पर नहीं थे, ये बने जब मैंने यहाँ पर कॉपी किया। देखो अब आप लोग कहोगे कि मतलब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम को यहाँ पर सेव किया, लेकिन मेरे पास यहाँ पर दो फाइल्स बने, एक इस फॉर्मेट की है, ठीक है, और एक इस फॉर्मेट की है। अब देखो पहले वाला फॉर्मेट है ये है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब ये है कि हम इसके अंदर रीड और राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ जाके चेक करवाऊँ तो डिटेल्स के अंदर जाके देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये है एक CPP फाइल है, ठीक है, .cpp लिखा है लास्ट पर। यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि ये एक CPP फाइल है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक टेक्स्ट फाइल है, इसमें हम लोग रीड राइट कर सकते हैं। सेम फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर, जो कि मतलब नोटपैड होता है हमारे पास। देखो जो भी मेरा प्रोग्राम था जो कि मैंने डेव C++ में लिखा था वो सेम यहाँ पर लिखा आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। फाइल की हमने दो कैटेगरी पढ़ी, एक थी टेक्स्ट फाइल और एक थी एग्जीक्यूटेबल फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है वो मैंने बता दिया, जिसके अंदर हम लोग रीड और राइट कर सकते हैं। रीड और राइट का क्या मतलब है, देखो इसको मैंने ओपन किया नोटपैड के अंदर। फर्स्ट थिंग मैं प्रोग्राम रीड कर पा रहा हूँ, दूसरी चीज़ मैं अगर प्रोग्राम में कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो यहाँ पर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल होती है कि जो कि हमारे पीसी के अंदर हमारी मेमोरी में रन हो सकती है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर मैं आपको इसकी डिटेल दिखाऊं प्रॉपर्टीज़ में जाकर तो देखो इसके लास्ट पे एक्सटेंशन क्या लगी है, .exe। .exe का मतलब है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये रन हो सकती है, ठीक है। हमने जो बेसिकली प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल किया था, अगर मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ ये वाली एग्जीक्यूटेबल फाइल रन कर दूँ तो देखोगे आप कि जो हमारा प्रोग्राम था वो यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रन हो जाएगा जैसे कि ये हो चुका है। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐसी फाइल होती है कि जो कि पीसी के अंदर रन हो सकती है, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल सिर्फ रीड राइट फाइल होती है। आई होप आपको इन दोनों फाइल्स में डिफरेंस अच्छे से पता चल चुका होगा। अब देखो वो कह रहा है कि बेसिक स्टेप फाइल हैंडलिंग के कौन से होते हैं, ओपन दी फाइल, फाइल को ओपन करो, रीड और राइट कर दो, क्लोज कर दो। वही काम हमने किया, हमने जो CPP फाइल थी उसको नोटपैड में ओपन किया, पहले रीड किया, जो भी हमने चेंजेस करनी थी राइट कर ली, और देन फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो वी हैव बीन यूजिंग सी इन एंड सी आउट अ लॉट इन आवर प्रोग्राम। वो कह रहा है कि हमने सी इन और सी आउट का हमारे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अब इनका फंक्शन क्या है देख लो। सी इन इज़ यूज टू एंटर डाटा। सी इन बेसिकली यूज़ होता है डाटा को एंटर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा कि एक वेरिएबल था जो हमारा, इसी को ही कह लो, इसको अभी मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। वैल्यू मैं लेना चाह रहा हूँ यूज़र से लेना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं क्या बनाने लगा हूँ, यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने लिखा, डिस्प्ले कर दिया कि एंटर वैल्यू, ठीक है। एंटर वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो कि चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। देन मैंने क्या किया, सी इन लिखा। सी इन का अभी हमने पढ़ा कि यूज़ होता है डाटा को एंटर करने के लिए, कि यूज़र जो भी डाटा एंटर करेगा वो किस के ज़रिए करेगा, सी इन के ज़रिए। सी इन के ज़रिए जो भी वो डाटा एंटर करेगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा एन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अभी इसको मैंने रन किया तो देखो वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है एंटर वैल्यू। यहाँ पर मैंने एक 5 वैल्यू एंटर कर दी, तो वो हमारी क्या होगी, स्टोर होगी एन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। देखने के लिए कि क्या वाकई ही में वो स्टोर हुई भी है, तो यहाँ पर हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, सी आउट लिख दो, ठीक है। सी आउट होता है डिस्प्ले करवाने के लिए, सी इन यूज़ होता है डाटा को एंटर करने के लिए। यहाँ पर मैं एन को ही डिस्प्ले कर दूँगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की होगी पहले तो वो सेव हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, देन इस सी आउट के ज़रिए हमें डिस्प्ले हो जाएगी। इसको अगर मैं दोबारा कंपाइलर रन करूँ तो देखो वो हमें क्या कह रहा है कि एंटर वैल्यू। यहाँ पर मैं 6 वैल्यू एंटर करता हूँ तो देखो उसने हमें क्या चीज़ डिस्प्ले कर दी, लास्ट पर 6 डिस्प्ले करती सी आउट के ज़रिए। आई होप कि ये भी आपको समझ आ चुका हो। अब देखो दो तरह की स्ट्रीम्स होती है हमारे पास, एक होती है IF यानी कि इफ़ स्ट्रीम होती है, और एक होती है ऑफ स्ट्रीम। उन दोनों का यूज़ किस लिए होता है, इफ़ स्ट्रीम बेसिकली यूज़ होती है इनपुट फाइल स्ट्रीम, यानी कि जब भी हमने कोई चीज़ इनपुट करनी होगी, ठीक है, हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ स्ट्रीम का, और जब भी हमें आउटपुट के लिए कोई भी फाइल स्ट्रीम यूज़ करनी होगी तो हम लोग OF स्ट्रीम यूज़ करेंगे, ऑफ स्ट्रीम यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी लिखा है कि इफ़ स्ट्रीम इन फाइल का क्या मतलब है कि ये क्या करेगी, ये यूज़ होती है फाइल के अंदर से डाटा को रीड करने के लिए, और OF स्ट्रीम है जो ये यूज़ होती है राइट करने के लिए डाटा फाइल के अंदर, ठीक है। अगर आप इनका यूज़ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, डिटेल के अंदर, तो वो भी एक मतलब एक वीडियो पहले से मैंने बनाई हुई है जो कि फाइनल टर्म प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में आएगी, तो उसमें मैंने IF स्ट्रीम और मतलब OF स्ट्रीम का
पूरा जो है प्रोग्राम एक बनाकर दिखाया है कि हम लोग इसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आ रहा था, टॉपिक में आ रहा था, तो वो भी मैंने एक चीज़ कवर करवाई है एक प्रोग्राम के ज़रिए। अदरवाइज़ इसमें से आपको प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं दिया जाता। सिर्फ इतना ज़हन में रख लो कि जो इस स्ट्रीम है उसका यूज़ क्या होता है और उस स्ट्रीम है उसका यूज़ क्या होता है। लेकिन अगर कोई मतलब इसका एक अलहदा से प्रोग्राम भी देखना चाहता है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा है मैंने कि जो एक्सटेंशन यूज़ होती है टेक्स्ट फाइल के लिए वो होती है .txt, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, मतलब एक मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाऊँ जाकर तो देखो इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें लिखा .txt कि ये क्या है, एक टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल का हमें किस तरह पता चलेगा, अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन है .txt की तो वो है एक टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और अगर किसी फाइल की एक्सटेंशन है .exe, देखो यहाँ पर क्या लिखा .exe, तो वो क्या है, एक एक्सिक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। इन दोनों की एक्सटेंशंस आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी है, वो MCQ में पूछ सकता है आपको। आगे वो कह रहा है कि अगर किसी फाइल को क्लोज़ करना हो तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइल का नाम आएगा सबसे पहले, देन डॉट क्लोज लिख देंगे तो वो जो फाइल है वो हमारी क्लोज हो जाएगी। फंक्शन EOF रिटर्न्स ट्रू व्हेन वी रीच्ड एट द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। EOF है जो एंड ऑफ फाइल, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि एक फाइल है जो वो एंड हो चुकी है। एक आप लोगों ने ये चीज़ याद रख लेनी कि ये जो डबल कोलन लगाया मैंने, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, क्लासेस के अंदर होता है, जो कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे अपने फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर, ठीक है। अब एक ये टेबल आ रहा है, मोड है और उसका आगे मीनिंग है। इन यूज़ होता है, ठीक है, ओपन करने के लिए फ़ाइल को, ठीक है। ये फाइल के अंदर इनका क्या यूज़ होता है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आउट किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, ओपन करने के लिए फ़ाइल को, ठीक है। ऐप मतलब अपेंड कर देना। आप लोगों ने सिर्फ इनके मतलब मोड और उनके आगे डिस्क्रिप्शन मीनिंग है ये जहन में रख लेने हैं कि किस मोड का क्या काम है, ठीक है। MCQ इनमें से आते हैं। इफ़ अ फाइल इज़ ओपन इन, अब ये जो दो मोड है ना, IOS यूनिटरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट, ठीक है। एक ये वाला, अगर मैं आपको देखो, एक iOS आउट वाला, iOS APP ऐप, iOS 8, ये तीनों के तीनों मोड MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि किस मोड का क्या फंक्शन है। इफ़ अ फाइल इज़ ओपन विद iOS आउट मोड अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड। वो कह रहा है कि अगर कोई फाइल ओपन की जाती है iOS आउट मोड के साथ तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू अपेंड इनटू फाइल, अगर हम फाइल के अंदर अपेंड करना चाह रहे हैं, द मोड कौन सा यूज़ होगा अपेंड के लिए, iOS ऐप। APP से आपको पता चल देना चाहिए कि APP का यूज़ होता है अपेंड करने के लिए। व्हेन वी राइट इनटू द फाइल, अगर हम फाइल के अंदर लिखना चाह रहे हैं, इट विल बी एडेड एट द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। इफ़ वी वांट टू राइट एनीवेयर इन द फाइल, अगर हम फाइल के अंदर कहीं पर भी लिखना चाह रहे हैं तो कौन सा मोड यूज़ होगा, iOS डबल कोलन कह लो या यूनिट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कह लो, जो इसका नाम है 8 यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला मोड यूज़ होगा फाइल को राइट करने के लिए। फाइल को ओपन करने के लिए ये वाला मोड यूज़ होगा iOS आउट वाला। फाइल के अंदर अपेंड करने के लिए iOS APP ऐप वाला मोड यूज़ होगा। इसका प्रोग्राम कोई भी करने वाला नहीं है, ना ही वो इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट थे वो ऑलरेडी हम लोग पीछे ने कवर करते हैं। अगर स्टिल इसमें कुछ करवाने वाला होगा तो मैं करवा दूँगा, अदरवाइज़ ये लेक्चर यहाँ पर कवर हो चुका है हमारा। लास्ट पर टिप्स आ रही हैं कि ऑलवेज़ क्लोज दी फाइल विद द क्लोज फाइल फंक्शन, ठीक है। कि हमेशा जब भी हमने फाइल को क्लोज करा तो क्लोज फंक्शन के साथ करना है। हमने अभी ऊपर पढ़ा, जब माई फाइल को हमने क्लोज किया तो डॉट क्लोज और साथ में हमने 2 ब्रैकेट्स थी वो ओपन और क्लोज कर दी थी, ठीक है। ओपन अ फाइल एक्सप्लिसिटली विद ओपन फंक्शन, जब भी फाइल को ओपन करना था, जो ओपन फंक्शन है फाइल का हम अभी पढ़ के आए हैं, हमने उसी फंक्शन का यूज़ करते हुए फाइल को ओपन करना है। अगर किसी फाइल को क्लोज करना है तो फाइल का जो भी क्लोज करने का फंक्शन है उसी को यूज़ करना है। अच्छा, तो ये टिप्स थी, ठीक है। टिप्स हर लेक्चर की ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेक्चर की टिप्स को मैं स्किप करने के लिए नहीं कहूँगा। ऑलमोस्ट जो होता है ना मिट्स का सिलेबस, वो मतलब होता है 18 लेक्चर्स पे बेस्ड होता है। अगर फिर भी 22 तक चला भी जाता है तो मैं 4 लेक्चर्स को भी अंदर कवर कर दूँगा, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी आपका मिड्स तक के लिए सिलेबस था वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। वीडियो की लेंथ देख लो आप लोग कि 1 घंटे से ऊपर इसकी लेंथ हो चुकी है, ठीक है। और इसको बनाने में मुझे 1 घंटा नहीं लगा, कई बार रीटेक्स किए, मतलब कई दफ़ा कई चीज़ें मैंने स्किप की, अंदर से कुछ ऐडिंग की, कुछ रिमूव किया, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने में ही मुझे ऑलमोस्ट
2+ आवर्स लगे। देन उसमें से जो भी पार्ट कट होने वाला था वो निकाल के तो मतलब पीछे कोई 1 घंटा और कुछ मिनट्स की वीडियो बची, प्लस जो एडिटिंग पे टाइम आया वो 2-3 घंटे का अलहदा आया। मतलब एक वीडियो पे इस पे इतनी मेहनत हुई है और इस टाइम मैं पूरा मतलब थक चुका हूँ। अब देखो अब देख लेते हैं मतलब कि एरर्स को हम लोग किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को चीज़ बता देता हूँ। अच्छा हाँ, एक और बात कि हम पेपर में जब भी करेंगे ना अपने प्रोग्राम, तो हमारे पास ये डेव C++ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ये हमें सिर्फ मतलब हम ये यूज़ होता है बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हमारे पास अगर कोई प्रोग्राम में एरर आ रहा है हम कंपाइल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें डिज़ायर्ड आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, हम लोग कंपाइल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास मतलब पेपर के अंदर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, हमारे पास यहाँ पर ये नोटपैड अवेलेबल होगा, हम लोग इसमें अपना प्रोग्राम जो भी होगा ये यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास डेव C++ अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। नोटपैड अवेलेबल होगा, जो MS वर्ड है हमारे पास वो अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ जो कि इनलाइन होता है मतलब जो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर हम लोग अपना कोड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने एरर्स को अपने किस तरह से देखना है। अब आपने एक प्रोग्राम लिख लिया ना सारा, आपने सबसे पहले चेक करना है कि क्या मैंने कहीं पर कोई टर्मिनेटर तो मिस नहीं कर दिया। सेमी कोलन है जो टर्मिनेटर, ठीक है, जो कि यूज़ होता है एक स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए, मतलब टर्मिनेट करने के लिए। ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो रही है, ठीक है, टर्मिनेटर लगा दिया मैंने। क्या मैंने कहीं पर टर्मिनेटर मिस तो नहीं कर दिया? क्या मैंने जो वेरिएबल का नेम है, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्मॉल लेटर के साथ लोअर केस में, तो क्या मैंने उसको आगे कहीं पर अपर केस में तो नहीं लिख दिया? क्योंकि अगर यहाँ पर मैं अपर केस में लिख देता हूँ तब भी इसको मैं कंपाइल करूँगा तो मुझे एरर देगा, ठीक है। वो कह रहा है कि जो अपर केस एन है वो तो वेरिएबल है नहीं, आप किस चीज़ के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे। तो इस तरह से आप लोगों ने देखना है। अब देखो आपके पास जो एरर्स आ रहे थे ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एरर्स खुद डाल देता हूँ। एक मैं यहाँ पर एरर डाल देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ से मैं टर्मिनेटर रिमूव कर देता हूँ और सी आउट में मैं लेस देन की जगह ग्रेटर देन का यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में क्या आ चुके हैं, इस टाइम बंच ऑफ एरर्स आ चुके हैं, ठीक हो गया। अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जब भी आप कंपाइल करते हो तो वो आपको नीचे क्या देता है कि मतलब इस लाइन में एरर है आपका। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो इस लाइन को पॉइंट आउट कर रहा है कि इस लाइन में आपका कहीं एरर है। देखो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, आप देखोगे कि मतलब मैंने जो वेरिएबल बनाया था वो स्मॉल एन में था, यहाँ पर मैं कैपिटल एन लिख रहा हूँ। आप यहाँ से इसको टिक कर लोगे, ठीक है। एक एरर आपका रिमूव हो गया। सेकंड लाइन में आओ, सेकंड लाइन में वो कह रहा है कि नो मैच फॉर ऑपरेटर। वो कह रहा है ऑपरेटर आपने गलत यूज़ किया है। यहाँ पर आपको पता चल गया ऑपरेटर यहाँ पर मैंने गलत यूज़ किया है, तो वो आप यहाँ से ठीक कर लोगे, ठीक है। साथ हमने देखा कि टर्मिनेटर मिसिंग था, टर्मिनेटर लगा दिया यहाँ पर। अब इसी तरह इसको दोबारा कंपाइल रन करो तो देखोगे आपके हमारे पास जितने भी एरर्स थे वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। एक तो ये मतलब तरीका है कि लाइन वाइज लाइन अपना पूरा कोड डिटेल से चेक करो कि मतलब एक इसमें तो एक होता है ना मतलब कि छोटी सी चीज़ भी मिसिंग है तो एरर दे देगा वो। तो एक तो मेथड ये हो गया कि मतलब डिटेल से अपना कोड चेक करो कि क्या वो एरर फ्री है, ठीक है। ये चीज़ बेस करती है आपकी मेंटालिटी पे। आप जितना अच्छे से प्रोग्राम को मतलब एनालाइज करना जानते हो उतने ही अच्छे से आप एरर्स को रिमूव कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बहुत से एरर्स खुद डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल एन डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक कैपिटल एन डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक लेस देन का डाल देता हूँ, एक ग्रेटर देन का डाल देता हूँ। मतलब अपनी तरफ से एरर्स को यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं डबल कोटेशन रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी टर्मिनेटर रिमूव कर देता हूँ। अब देखो अगर इसको मैं कंपाइल करूँ तो मुझे ये 3-4 एरर्स दे रहा है। आपके जब आपने असाइनमेंट बनाई तब भी आपको बहुत से एरर्स देखने को मिल रहे होंगे। वो तो ये तो चलो कोड छोटा है ना, अभी हमें एरर्स को ढूंढने में और उनको करेक्ट करने में आसानी हो रही है। तो अब हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ कि हमने बेसिकली एरर्स को मतलब किस तरह यूज़ करना है। तो जिसके लिए आप लोग कोई भी एक AI का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आता हूँ ChatGPT ओपन करता हूँ, तो ठीक है यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ChatGPT के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने एक दफ़ा तो यहाँ पर आना है, ठीक है। Ctrl+A से पूरा कोड सेलेक्ट कर लेना, Ctrl+C से उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। उस प्रॉम्प्ट से होगा क्या कि जो ChatGPT है वो आपके कोड के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेगा, ना ही उसका आउटपुट चेंज करेगा। वो सिर्फ जो भी एरर आ रहा होगा उसके अंदर वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि डोंट चेंज दिस सिनेरियो, देन लिख देना मेक दिस कोड एरर फ्री। ये लाइन लिखने के बाद आपने क्या करना है कि Ctrl+V से
जो भी आपने अभी कोड कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देना। कोड को पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली ये मैसेज ChatGPT को सेंड कर देना। अब ये क्या करेगा, आपके कोड को एनालाइज करेगा और जो भी मतलब एरर होगा उसको ये खुद रिमूव कर देगा और मतलब एक बिल्कुल करेक्ट कोड आपको दे देगा। अगर इस चीज़ का यूज़ आप तब करोगे अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि मतलब एरर आया कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पर हमें एक ब्लैक विंडो के अंदर कोड दे दिया। अब ये जो कोड है इसमें इसने सारे एरर्स को रिमूव कर दिया है, ठीक हो गया। देखो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एक ग्रेटर देन यूज़ किया था, एक लेस देन, उसको भी इसने करेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने टर्मिनेटर मिस कर दिया था, उसको भी इसने ठीक कर दिया। यहाँ से भी मतलब मैंने कैपिटल N लिख दिया था, उसको इसने स्मॉल कर दिया। मतलब हर एरर को इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर दोबारा कंपाइलर रन करता हूँ तो देखो कि जितने भी हमारे एरर्स थे वो रिमूव हो चुके हैं। अभी जो ये आ रहा है ना ID रिटर्न वंस एक्सिट एरर, ये अगर आ जाए तो इसको दोबारा कंपाइल कर लेना, ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देखो इसको मैंने दोबारा यहाँ से किया तो ये रिमूव हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि एक वैल्यू एंटर करो। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू एंटर करा तो वो कह रहा है वैल्यू एंटर्ड 5। मतलब इस तरह से आप लोग अपने एरर्स को रिमूव कर सकते। हमारी जो वीडियो थी, ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने 5 लेक्चर्स कवर किए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, आपको मेरी अगर समझ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता दिया करो, ठीक है। अगर मतलब लेक्चर से रिलेटेड कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हो, देन कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ लिया करो, वहाँ पर मैं आपको आंसर दे दिया करूँगा, ठीक है। और मतलब फाइनल्स के लिए आगे मुझे सिलेबस को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, इसके मतलब अगर आप अपनी कुछ सजेशन देना चाहो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज़ अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।